Hello students, am I audible and visible to all of you? Okay, so just wait for 1 minute. Okay, fine. So, I hope you guys are doing well. After a long time, we are here on YouTube again. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर दे कि सर अगला सेशन कब लोगे यूट्यूब पर. ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव कम अप विद द न्यू चैप्टर दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. ये आपके रिवीजन बैच का ही पार्ट है. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट हमारा जो रिवीजन स्टार्ट हुआ था 20 सितंबर को, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के स्टेज पर है और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस मंथ. ठीक है, आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि मेरी क्लासेस. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर टाइम टेबल हमको भेज दीजिए. मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आप लोगों को टाइम टेबल शेयर कर दिया है और अभी भी मैं आपको सारे क्लासेस की डिटेल्स दूंगा. ठीक है, सो गाइज इससे पहले कि आज का सेशन स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम CS Mayank Agrawal, company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have completed my MCom in business policy and corporate governance. I am a verified plus educator on Unacademy platform, having a teaching experience of more than 8 years, and I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, this is all about me. Now जो भी बच्चे क्लास 11th के इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं एक फटाफट आप लोगों को क्लास की डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूंगा. आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे. ठीक है, ये है आपके क्लास 11th के डिटेल्स, ये है आपके प्लस क्लासेस के डिटेल्स. दिस इज फॉर स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीवन कैन अटेंड इट. ओके, टाइमिंग आप लोग नोट डाउन कर लेंगे. 11th वाले 10:30 से 12 बजे तक रहेगा और प्लस क्लासेस की ये टाइमिंग से 12:30, फिर शाम को 5 बजे, फिर रात को 8 बजे बिजनेस स्टडीज की क्लास रहेगी. और सब्जेक्टिव टेस्ट इस मंथ से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, तो अब आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. टेस्ट देंगे आप लोग, उसका एनालिसिस मैं करूंगा हर मंडे सुबह 11 बजे से 12 बजे तक. ये आपकी 11th क्लास का है. दिस इज यूट्यूब सेशंस. ओके, अब बात करते कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान की. तो अगर कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो अभी नॉमिनल रेट पर ले सकते हैं क्योंकि प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं. सो गाइज यूज माय रेफरल कोड Mayank CS10 और Mayank CS Live. क्लास 12th का मैं आप लोगों को टाइम टेबल दे देता हूं. सो ऑल ऑफ यू, दीज आर द डिटेल्स ऑफ द क्लास 12th प्लस क्लासेस. टॉपिक अभी जो करंटली चल रहा है मेरी प्लस क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, वो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. 7, 9, 12 और 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से 10:30 तक इसकी क्लास रहती है. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ योर रेगुलर बैच कोर्स. उसके बाद हमारा रेगुलर बैच कोर्स खत्म हो जाएगा. उसके अलावा एक कोर्स जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं. हम लोगों ने पूरी चीज़ें अभी तक कंसेप्चुअली पढ़ी हैं, थियोरिटिकली भी पढ़ी है, प्रैक्टिकली भी पढ़ी है. सारी चीज़ों का मैंने आपको नोट्स भी दिया हुआ है. लेकिन जब एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए
हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आ जाए जो इनडायरेक्ट वे में दिया है तो उसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, कैसे आंसर करना है, ये कोर्स मैं पूरा लेके आया हूँ। 6 जनवरी से 29 जनवरी में हम लोग करेंगे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, और सब्जेक्टिव टेस्ट एनालिसिस होगा 11, 18 और 25 हर मंडे को 9:30 से 10:30। रही बात स्पेशल क्लासेस की तो गाइज रही बात स्पेशल क्लासेस की तो ये है स्पेशल क्लास के डिटेल्स। दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन अटेंड ऑल दीज क्लासेस। फ्री मैराथन स्पेशल क्लास होगा, इसमें आप लोगों का आंसर राइटिंग सेशन, MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इस 4 मैराथन स्पेशल क्लास में कवर की जाएंगी। टाइमिंग विल बी फ्रॉम 10 AM to 11 AM। फाइन। फिर वन शॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे यूट्यूब सेशन की बात करते हैं तो देखो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज बेसिकली व्हाट रिवीजन का ही पार्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसका मेंटी क्विज करेंगे 12 तारीख को। फिर गवर्नमेंट बजट हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 14 जनवरी को, और फिर उसका मेंटी क्विज करेंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट डेज में अब हमारी क्लासेस हो गई है। पहले डेली क्लासेस हुआ करती थी यूट्यूब पर मेरी, अब अल्टरनेट डेज में क्लास लूंगा आप लोगों के लिए। फाइन, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ये 12th का सब्सक्रिप्शन है, आप चाहे तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइस पे। चलिए गेट बैक टू द टॉपिक पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। ओके, नाउ जैसा कि आपको पता है दिस इज चैप्टर नंबर 8 of Indian economic development. These are the following topics which we are going to study, that is meaning of infrastructure, importance of infrastructure, state of infrastructure in India, power sector and its challenges, and health sector and its critical assessment. अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है या जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सो वी विल नॉट बी गोइंग टू कवर दिस एनर्जी टॉपिक, and rest all the topics will be covered. So guys, let's start with the session. पहला, अभी मैं मैं चैट्स पर ध्यान नहीं दूंगा, चैट्स पर इंटरेक्शन थोड़ा कम रखेंगे ताकि हम लोग मुद्दे पर जल्दी आ सके और टॉपिक्स को ख़त्म कर सके। डाउट के लिए, चैट के लिए और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको समय दिया जाएगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? जब भी हम वर्ड यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो दिमाग में कुछ लोगों के एक पिक्चर आती है, जैसे कि रोड, ब्रिजेस, डैम्स, और लोग उसी को क्या समझ लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी, सर्विस या फैसिलिटीज जो अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, उनको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम दोनों को एक फैसिलिटी या एक सर्विस कनेक्ट कर रही है, और वो सर्विस का नाम है इंटरनेट सर्विस या इंटरनेट फैसिलिटी। मुझे एक बात बताइए, अगर इंटरनेट फैसिलिटी ना होती तो क्या हम आज इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ पाते? द आंसर इज नो। अगर मान लीजिए कि एक फार्मर खेत में जो अनाज उगाता है उसको बेचने के लिए उसे मंडी तक जाना पड़ता है, उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतर हो सके, स्मूथ हो सके, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर सही टाइम पे हम चीजें पहुंचा सके, उसके लिए अच्छी रोड्स की आवश्यकता है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिया जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है इसका थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होगा। ठीक ना? सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज? अभी ध्यान से समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज की जब मैं बात करता हूं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रोड, रेलवे, डैम,
पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। ये पिक्चर, ये चीज़ें तो हमारे दिमाग में आती ही है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स। मॉनेटरी सिस्टम में आता है आपका बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज। उसके अलावा सैनिटरी सिस्टम में आता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, शौचालय। ये सारी चीजें जो है ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन सर्विसेज, उन एक्टिविटीज, उन फैसिलिटीज को कहा जाता है जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक फार्मर को अपने प्रोड्यूस को खेत से मार्केट तक लेके जाना है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। अगर एक पर्सन को अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे पर्सन को बेचना है तो उसे उस पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी शहर में हो, आप कहीं पर भी गांव में भी हो, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो आपको इंटरनेट फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इंटरेक्ट कर पाओगे, तभी हम दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी आपको फायदा न दे रहे हो लेकिन इन फ्यूचर आपको जरूर फायदा देंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। ये जो एजुकेशन और हेल्थ है, ये एजुकेशन हेल्थ, इट इज नथिंग बट इट इज हेल्पिंग इन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल। और हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को काफी डिटेल में पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर आई गेस 5 में। Okay, so social infrastructure includes infrastructure associated with education, health and housing. So economic infrastructure बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन और ट्रेडिंग के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग के लिए, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन ये हम निकाल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, it is not mere a growth of GDP but it also includes a social development। जैसा कि मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम में एक टॉपिक पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, GDP एंड वेलफेयर। कल उसी का हम लोगों ने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया, ग्रीन जीडीपी। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था जीडीपी एंड ग्रोथ, तो मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी लगातार बढ़ रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस कंट्री का वेलफेयर भी हो रहा है कंपल्सरीली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो उसका ग्रो, उसके पॉपुलेशन का वेलफेयर भी हो रहा होगा। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने रेगुलर क्लास में। जब हम किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, फैक्ट्री स्टैब्लिश करना प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? कैन वी से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? यस और नो, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन। यस, यस, बिल्कुल बढ़ाता है। लेकिन उन फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए अगर मान लीजिए कि हमको फॉरेस्ट साफ करना पड़ रहा है या फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है, पेड़ों को काटना पड़ रहा है, देन डोंट यू थिंक दैट इट इज डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट को इससे नुकसान पहुंच रहा है, और जब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो वहां के जो आसपास के जो लोग हैं उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। और जब उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो इससे होगा क्या? जब उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो उनको बीमारियां होंगी, उनको तरह तरह की तकलीफें होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो ह्यूमन क्वालिटी जो है वो कम होते जा रही है।
इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का ग्रोथ नहीं, बल्कि इसमें सोशल डेवलपमेंट भी आएगा। मतलब ना सिर्फ हम इकोनॉमिकली ग्रो करें बल्कि सोशली भी ग्रो करें। सवाल ये उठता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। सबसे पहला है फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लीजिए, चलो आप नहीं, कोई एक पर्सन है जो बहुत दूर रिमोट एरिया में रहता है, गांव में रहता है, वो बीमार हो गया ना। अब वो बीमार अगर हो गया तो ऑब्वियस बात है कि उसको या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या डॉक्टर के क्लिनिक जाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल या क्लिनिक उसके गांव से या उसके घर से कोसों दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। प्लस वहां तक जाने के लिए उसको जो रोड्स है वो भी ठीक नहीं है, जिसके कारण जहां पर वो आसानी से 1 घंटे में पहुंच सकता, वहां पे उसको 20 मिनट में पहुंच सकता, वहां पे उसको 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर रोड अच्छे से बन जाए, उसके घर के आसपास या उसके सिटी में ही, उसके गांव में ही हेल्थ फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर दी जाए, तो यहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन जल्दी से ट्रीटमेंट हासिल कर सकता है। दूसरी चीज, एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो बिजनेस यूनिट सेटअप करके रखा हुआ है, लेकिन उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो काफी दूर है उसके बिजनेस प्लेस से। ही विल फाइंड डिफिकल्टी इन गेटिंग द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। अगर उसके आसपास ही अगर उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, सो डेफिनेटली इट विल स्मूदन हिज फंक्शंस। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है सभी फैक्टर्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उदाहरण के तौर पे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक किसान की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रेनफॉल पर डिपेंड करती थी पहले के जमाने में। आज भी बहुत सारे लोग रेनफॉल पे ही निर्भर करते हैं। लेकिन अगर उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर दी जाए, सिंचाई के लिए साधन मुहैया कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी सेक्टर को इससे मदद मिलेगी। और अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर चिप्स कंपनी किसी फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमारे लिए 1 टन आलू उगाइए, और अगर वो फार्मर रेनफॉल पर डिपेंड करता है, तो इसमें दोनों का नुकसान होगा। इसमें उस फार्मर का भी नुकसान होगा और उसमें उस चिप्स कंपनी का भी नुकसान होगा। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इनका इनके बीच में चीजें स्मूथ नहीं होती है, तो अल्टीमेट असर जो है वो टर्शियरी सेक्टर पर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग सोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो कहने का मतलब यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तीनों सेक्टर्स के लिए जरूरी है। इसका एक एग्जांपल है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एक सेकंड पॉइंट हम लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप्स। ये सब की मदद से आप अपने क्रॉप्स उगाते हो, और इस क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए। दूसरा, इन सब इनपुट्स को एक्वायर करने के लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज बैंकिंग। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की आपदा आ जाती है जिससे कि आपका फसल बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन इंश्योरेंस देता है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर हम एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में जितना अच्छा एजुकेशन सेक्टर होगा, जितने अच्छे कॉलेजेस होंगे, जितने अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगे, जितना अच्छा हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होंगे, इंटेलिजेंट लोग फॉर्म होंगे। वो लोग फॉर्म होंगे या वो लोग निकल के आएंगे जो एक्चुअली में कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसा है एजुकेशन सिस्टम की हालत
इतनी खराब है कि सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं बच्चे, रट्टू तोता टाइप रटते हैं बच्चे, जो रटते हैं जितना याद रहता है उसको एग्जाम में लिख के आते हैं। अगर सब कुछ एकदम टू द पॉइंट लिख लिए हैं और जैसा एग्जामिनर के पास आंसर शीट है उसके सैंपल आंसर में जैसा दिया वैसे ही लिखे तो वो बच्चे को मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी का कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। मैं कुछ कुछ तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो अपने ईगो पे ले लेते हैं, जैसे कि जनरली क्लास 11th में देखा जाता है, 12th में तो खैर ऐसा होता है कि बोर्ड चेक करता है तो कोई पता नहीं रहता कौन सी टीचर क्या चेक कर रहे हैं। कुछ लोग ईगो पे ले लेते, कैसे ले लेते? अब मान लीजिए कि आपने आंसर लिखा, बिजनेस स्टडीज का कोई आंसर लिखा, इकोनॉमिक्स का कोई आंसर लिखा, थियोरिटिकल ज़्यादा होता है। अब उसमें आंसर आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है, या मान लीजिए कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस बंदे ने पढ़ाया है वो उसने लिखा। तो कुछ टीचर्स कैसे होते हैं, तुमने ये आंसर कैसे लिख लिया, ये आंसर तो मैंने नहीं लिखवाया है, ये आंसर किसने लिखवाया, कौन सी बुक से तुमने पढ़ा, ये आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अरे भैया आप ये बताइए कि उसके आंसर में क्या गलती है, आप उसको इंप्रूव करो। नहीं, ये आंसर जैसे मैंने लिखवाया था वैसे ही लिखो। दैट्स, यहां पे आप उसको पर्सन को, उस बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि रट, और रट रट के वही रट जो मैंने लिखवाया है। तू थिंकिंग को कर ही मत, तू अपने थिंकिंग को एकदम कम कर दे, बंद कर दे। ये एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में ऐसे लोग प्रोड्यूस होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा जो इसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। फाइन, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशन। यस खुशी, आई नो दैट बेटा, और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। इसी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा हो और टीचर्स भी इस तरीके से आप प्रोड्यूस हो सके जो कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा फोकस करें एंड ना कि सिर्फ थियोरिटिकल बेस्ड। फाइन, अगला बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो देखो किसी भी इंडस्ट्री के लिए जिस तरीके से एक पर्सन के लिए खाना उसकी एनर्जी का स्रोत होता है, कोई भी पर्सन अगर लगातार भूखा है तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, वो ठीक से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो ठीक से आउटपुट नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से इंडस्ट्रीज को भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मौजूद है, क्या वहाँ से रोड्स अच्छे हैं, क्या वहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है जिसकी मदद से वो लोग बिजनेस कर पाए। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी देश में अगर शिक्षा की स्थिति बेहतर है, अगर वहां पे स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, तो अपने आप वहां पर जो लोग होंगे उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, वहां पे जो लोग होंगे उनकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आएगा। एजुकेशन एंड हेल्थ, मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी कहा है, एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे चीजें हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हर कंट्री को जीडीपी का मेजर पोर्शन इन्हीं दो चीजों पर खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, रोड बना रही है, डैम बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, टनल्स बना रही है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अ गुड सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्यों? क्योंकि जब आप सड़क बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको, अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु के किसी गाँव में अगर सड़क बनानी है तो आप दिल्ली से मजदूर लेके आएंगे वहाँ पर सड़क बनाने के लिए। जब उधर सड़क बनेगी तो वहीं के आसपास लोगों को जॉब मिलेगा, वहीं के आसपास गांव के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम, ब्रिजेस, मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज एटसेट्रा। ठीक, अभी ध्यान से समझिएगा, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। ना, आउटसोर्सिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि आउटसोर्सिंग का मतलब यह होता है कि जब हम
कोई काम करते तो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कोर एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, और उन नॉन कोर एक्टिविटीज को हम किसी थर्ड पर्सन को अगर दे दे तो हमारा काम हल्का हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे एक टीचर के लिए बहुत सारे काम होते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला होता है कि वो रिसर्च करे, बुक्स पढ़े। दूसरी चीज ये नॉलेज गेन करे। दूसरी चीज है डिलीवरी, दैट इज टीचिंग डिलीवरी। जो पढ़ा है उसको किस तरीके से आम एग्जाम्पल्स के साथ समझा सके ताकि एक वीक से वीक बच्चे को समझ में आ सके और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को कुछ नया मिल सके। ये हर टीचर का मोटिव होना चाहिए। तो यहां पर मेन काम उसका ये है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नोट्स टाइप करना, नोट्स पीपीटीज बनाना, उसके बाद एडवर्टीजमेंट करना। ये सभी एक्टिविटीज को अगर किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाए तो वह अपने टीचिंग पर और अपने रिसर्च पर ज्यादा फोकस कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हम लोगों को स्किल पर्सन्स चाहिए। सो अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने आपको एक इंडिविजुअल के तौर पे एग्जांपल दिया, अब इसी को लेके चलते देश के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक कंट्री जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, वहां पे जो आउटसोर्सिंग वर्क है वो मिलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आउटसोर्स करके रखी है चाइना को। अपने जो असेंबलिंग वर्क है वो चाइना को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। तो वहां पे लोग जो हैं अमेरिका में, वो लोग आउटसोर्स किए हैं किसको? चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी हैं। वहां पे आप किसी छोटे से बच्चे को भी अगर कोई मशीन खोल के दे दोगे तो वो बना लेगा। हमारे यहाँ पे मशीन खोल के दे दो तो वो यहाँ पे बनाने का काम नहीं होता, यहाँ पे तोड़ने और बिगाड़ने का काम ज्यादा होता है। ठीक, कोई बना बनाया चीज को तोड़ देंगे और उसके बाद जोड़ना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है रटो और पास हो, रटो और पास हो। जो ज्यादा रट लिया वो पास, जो कम रटिया या कम रटा वो फेल। ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो हमारे देश में आउटसोर्सिंग वर्क भी ज़्यादा आएगा। सो इंडिया, हाउएवर इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर बीपीओ, केपीओ, कॉल सेंटर। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे कोई हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। असेंबलिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कस्टमर ग्रीवेंसेस को हैंडल करना हो गया, ये सब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में होते हैं। नेक्स्ट होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे आप लीगल सर्विसेज हो गया, कंटेंट रिव्यू का काम हो गया, ये सब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग आता है। कॉल सेंटर्स, ये सब जो है ये इसके लिए जो काम है वो इंडिया में मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक तो आईटी सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो लेबर है, स्किल्ड लेबर कम दाम पे मिल जाता है। बेरोजगारी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बेरोजगारी के कारण होता क्या है कि जो अच्छा स्किल्ड पर्सन भी होता है ना, वो भी कम दाम पे काम करने को मजबूर हो जाता है। उसको उसकी वैल्यू ही पता नहीं चलती कि भाई मेरी वैल्यू क्या है। ओके, और कम दाम पे उसको काम करना पड़ जाता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पावर। बात करते हैं पावर की। अब ये पावर वो कुश्ती वाला पावर नहीं है, ये पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ तक सबको क्लियर है? आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, या आपको कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं, फिर पावर पे आगे बढ़ते हैं। एनी वन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? थोड़ा मैं चैट पे देख लेता हूँ। पवन, वेलकम पवन राजपूत, द्वारिका नाथ सिंह, खुशी, अंजलि, गुनीत। अशोक अशोक पूछ रहा है सर आपकी इनकम कितनी है? हे भगवान, बेटा मैं कभी काउंट नहीं किया अपनी इनकम। अर्चना, सर आपने यूट्यूब पर सारे चैप्टर करवा दिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? सारे चैप्टर नहीं बेटा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ना। मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एनर्जी वाला टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है।
ठीक है, देखो खुशी चौधरी का क्वेश्चन है सर, इसमें एफडीआई वाला इंपॉर्टेंस भी आ सकता है ना। बिल्कुल, देखो क्या होता है कि खुशी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा जिस जो हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आप अगर कोई, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ किसी चीज़ में अगर 5 पॉइंट लिखा हूं तो वो 5 ही पॉइंट ही आपको लिख के आना है। मैंने कहा आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो मर्जी वो लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो रिलेटिव हो उससे, रिलेटेड हो उससे। केपीओ का मतलब होता है बेटा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऐसी चीज़ें, ऐसी सर्विसेज जिसपे नॉलेज का यूज़ होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मुझे किसी एक पब्लिशिंग हाउस ने कंटेंट रिव्यू का काम दिया। कंटेंट रिव्यू का मतलब उन्होंने जो पेपर्स बनाए हैं उसको, उसमें क्या गलतियां वो मुझे निकालनी है। अब उसके लिए मुझे उस चीज़ का नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है, लीगल चीज़ है तो उसके लिए मुझे नॉलेज तो होना चाहिए। तनवीर आलम का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। अच्छा तो बेटा देखो, इंडिया ने आज़ादी के बाद से अब तक किस तरीके से डेवलपमेंट किया उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद हमारे देश में क्या क्या करंट चैलेंजेस है वो भी टॉपिक्स हमको पढ़ना है, जैसे पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर में ये पढ़ना है कि हमारे पड़ोसी और हमारे में कितना डिफरेंस है। और 3 पड़ोसी का, इसमें 2 पड़ोसी का उदाहरण लिया, चाइना और पाकिस्तान, और उनके साथ कंपैरिजन दिखाया। तो ये होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप की है। फाइन, आई गेस सबको। गुणित, मैं एक ही चीज़ को कितने बार बोलूँ बेटा, मैंने कहा है कि एनर्जी वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया, 3 बार बता चुका ऑलरेडी। फिर आप पूछ रहे सर बीच में एनर्जी वाला टॉपिक रह गया है, डिलीट हो चुका है बेटा, डिलीट हो चुका है। पावर सेक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और पावर। आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, चैलेंजेस इन पावर सेक्टर और मेजर्स टू मीट द पावर क्राइसिस। पहला है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता तो चाहिए, और खास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन जो बैकबोन होता है वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो सुमित बेटा, आपने प्रीवियस चैप्टर भी पढ़ाया है क्या? मैंने प्रीवियस चैप्टर पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है। एक तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। 11th का अलग है, 12th का अलग है, तो 12th वाले में ऐड हो जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस यूट्यूब चैनल में जब आप मयंक अग्रवाल सर्च करोगे, यस मयंक अग्रवाल, तो मेरे सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। फाइन, फाइन। नेक्स्ट, पावर या इलेक्ट्रिसिटी एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फाइन, एफडीआई का इंपॉर्टेंस, बिल्कुल एफडीआई का इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि हमारे देश में मोदी जी देश विदेश घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? ताकि वहाँ से पैसा इंडिया में आ सके। वो लोग इंडिया में अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे सैमसंग कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की है नोएडा में, तो नोएडा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जीडीपी इंडिया की ग्रो हुई। ये सारी चीज़ें एफडीआई का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, पावर सेक्टर। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने डिजायर्ड जीडीपी ग्रोथ रेट तक पहुँच सके। फाइन, नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन। ठीक, सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन बेसिकली होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा कि किन किन तरीकों से हम पावर जनरेट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी डाउट के लिए अलग से फिर से समय दिया जाएगा, अभी के लिए इतना डाउट का समय खत्म होता है, फिर थोड़ी देर के बाद टॉपिक्स खत्म होगा, फिर मैं डाउट लूंगा या बाकी के आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लूंगा। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर। थर्मल पावर का मतलब होता है कि जब हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते तो उसको कहा जाता है थर्मल पावर।
फाइन। सेकेंड होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो जब पानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सबसे ज्यादा जो पावर एनर्जी सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद सेकंड आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। क्या होता है कि जब डैम्स वगैरह में आप देखते होंगे, जो फॉलिंग वाटर्स होते हैं, बहुत तेज गति से जो पानी नीचे गिरता है, उससे एनर्जी उत्पन्न होती है और उसी से क्या होता है, पावर जनरेट किया जाता है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तीसरा होता है न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोरियम, ये सब का नाम सुना होगा। अगर थोरियम और प्लूटोनियम का नाम नहीं भी सुना होगा तो डेफिनेटली यूरेनियम का नाम तो सुना ही होगा। यूरेनियम जो है वो एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज किया जाता है, जिस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी, फास्ट फ्लोइंग वाटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर जनरेट करने के लिए यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। इन सभी तीनों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है पावर जनरेट करने का। फाइन। अब ये तो हो गई बात सोर्स की, ये हो गई सोर्स की बात। सेकेंड है चैलेंजेस इन पावर सेक्टर। क्या क्या चैलेंजेस है जो पावर सेक्टर में फेस हमको करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? देखिए, इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वो सफिशिएंट नहीं है एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए। मतलब क्या, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपका मकसद है कि भाई 8% जीडीपी ग्रोथ हमको चाहिए, तो उससे ज्यादा तेज गति से आपको अपना पावर सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। मतलब पावर सेक्टर में मान लीजिए आपको 12% का ग्रोथ चाहिए होगा, तब जाके कहीं आप 8% की जीडीपी को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एक रफ एस्टिमेट करा, ऐसा कोई रेशियो नहीं है 8 और 12 का, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको अपना एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, देन यू डेफिनेटली हैव टू इंप्रूव योर पावर सेक्टर। दूसरी चीज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, जब हमारे, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ाता हूं दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर जो कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10 घंटे की, उसको मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2 घंटे यूटिलाइज कर रहा हूं। सो द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज एज द प्लांट्स आर नॉट रनिंग प्रॉपरली। India's plant load factor is very poor and inadequate. सर ये प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, तो आइए समझते हैं। प्लांट लोड फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मान ली 24 घंटे में एक्चुअल लोड कितना जनरेट होता है, डिवाइडेड बाय 24 घंटे में आपके प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, इनटू 100, तो वो परसेंटेज जो निकल के आता है वो पीएलएफ होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके प्लांट की, पावर प्लांट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 24 घंटे में, वो है 2500 वाट प्रोड्यूस करने की, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ 2000 वाट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करें। इसका मतलब प्लांट लोड फैक्टर जो है वो 80% है। अब जितना ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। लो प्लांट लोड फैक्टर मतलब हम एफिशिएंट नहीं है, वी आर लेस एफिशिएंट। इफ देयर इज हाई प्लांट लोड फैक्टर देन वी आर हाईली एफिशिएंट। सेकेंड, हमारे पास जो इनपुट्स है, जो हमको इनपुट्स चाहिए पावर जनरेट करने के लिए, वो काफी कम है, शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स है। सो थर्मल पावर प्लांट जो कि एक मेजर सोर्स है पावर जनरेशन का, उसमें बहुत सारे जो इनपुट्स है वो हमको समय पर मिल नहीं पाते हैं। जैसे कोयला इज द मेजर इनपुट फॉर थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड, पुअर कंडीशन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो ह्यूज लॉसेस में, बहुत ज्यादा उनको लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से भी वो
ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है सर? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली चोरी के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बिजली चोरी होने की वजह से होता क्या है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये काफ़ी खतरनाक स्थिति है देश के लिए, ठीक है, जिससे कि पावर और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको नुकसान पहुंचता है। अगला बात करते हैं कि इस पावर क्राइसिस से बाहर आने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू मीट द पावर क्राइसिस? द फर्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन द प्लांट लोड फैक्टर। क्या? इंप्रूवमेंट इन द प्लांट लोड फैक्टर। तो जो प्लांट लोड फैक्टर है, प्लांट लोड फैक्टर है, ये इंडिकेट करता है कि जो आपका पावर प्लांट है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है। जैसा मैंने बताया 2000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100। तो ये इंडिकेट करता है कि थर्मल पावर प्लांट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, जिसको बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम प्लांट की कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके। सेकेंड इज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ऑब्वियसली जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जितना हम कर सकते हैं उससे कम जो है हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको हमको बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई हम 10 घंटे मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ लेकिन 2 ही घंटे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपना अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक। बिजली ये पूछ रही है, गुनीत पूछ रही है कि सर बिजली चोरी कैसे करते हैं? हे भगवान, क्यों बेटा गुनीत बिजली चोरी करना है बेटा तेरे को? खैर नॉलेज के लिए बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो तार जाते रहते हैं उसमें से कटिया फंसा देते हैं। अब कटिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन कटिया फंसा देते तो इससे क्या होता है, गांव में देखना कभी ऐसा होता है कि जैसे शादी है किसी के घर में, अब किसी के घर में शादी है तो वहां पे होता क्या, ऐसे कटिया फंसा देते हैं और उधर से वो बिजली जो है इनके पास आ जाती है। अब इस बिजली के लिए जो चोरी किया जा रहा है भाई, उसके लिए तो ये लोग कोई बिजली का बिल पे नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो पावर प्लांट है उस पर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उस पर क्या होता है, असर पड़ता है, ओवरलोड हो जाता है और उसके कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ठीक। ये है। अगला है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जिसका मैंने बताया अभी कि पावर सेक्टर का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है उसको कम करने की आवश्यकता है। देन सेकंड, जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रो पावर जो है वो काफ़ी चीपेस्ट सोर्स है। सो इंडिया इज वेरी रिच इन हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ मोर देन 1,50,000 मेगावाट। 1.5 लाख मेगावाट की एक लगभग काबिलियत रखता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। गुड, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो बेटा गुनीत, नॉलेज चोरी करने के लिए, इसीलिए तो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ एडिशनल। फाइन, हाउएवर इट इज अंडर यूटिलाइज्ड व्हिच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन केस है दिल्ली का। तो पहले था दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1951 में, फिर दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग को दिया गया 1958 में। उसके बाद दिल्ली विद्युत बोर्ड के पास ये गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो अथॉरिटी है 1997 में। और उसके बाद जब दिल्ली विद्युत बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो 2 लीडिंग प्राइवेट प्लेयर्स है, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और टाटा पावर। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड जो है वो लगभग 2/3 ऑफ दिल्ली का पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, हैंडल करता है, और टाटा पावर लगभग 1/3 ऑफ दिल्ली का पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। हालांकि जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, कितना रुपया लेना चाहिए, या जो भी रेगुलेटरी इश्यूज है, वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या करती है, हैंडल करती है। फाइन, अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपको चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन बूस्ट कैसे करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में, एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद आप बताओगे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से हम हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, इनको मदद मिलती है। तो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल दिया, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्जांपल दिया, तो आप वहां पर लिख सकते हो। देखो जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे करके आओगे, बड़ा अच्छा नंबर आपको मिलेंगे। डेटा लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डेटा अगर आप नहीं लिखते हो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन गलत लिखते हो तो मार्क्स कट सकते हैं। अब बच्चे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने डेटा याद रखा है और ये सही है, तो आप अप्रॉक्स करके लिख सकते हो, ऑलमोस्ट करके लिख सकते हो।
कौन से चैप्टर्स में कौन सा डेटा आपको याद करना है ये मैं हर चैप्टर में आपको बताते रहता हूँ। तो आप मेरे लेक्चर्स अगर अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सर ने ये टॉपिक पे बोला है डेटा याद करने। जैसे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, उस पर मैंने बोला है बहुत सारे डेटा याद रखने के लिए। ठीक, हेल्थ सेक्टर में आएगा ना बेटा, हेल्थ सेक्टर में आएगा गुणित इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू एग्री। अभी देखो, कान ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे करके भी पकड़ सकते हो, दोनों तरीके से पकड़ सकते हो कान। तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग कर दिया गया है, फ्रेमिंग अलग कर दिया, बट आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एक्सप्लेन द 2 कैटेगरीज इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड। तो जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक और सोशल। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, फिर दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस कैसा है, इसका एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया था कि अगर मान लीजिए कि कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो इंडस्ट्री सेक्टर में जाएंगे, वहाँ एक्सेल करेंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे वहाँ एक्सेल करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में जाएंगे वहाँ पे एक्सेल करेंगे। आप समझिए कि आज जो किसान है अगर वो एजुकेटेड हो, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, कैसे किसानी करते हैं, कैसे कृषि करते हैं, उसके लिए प्रॉपर उनको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, उनको एजुकेट किया जाए, तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंप्रूव हो। फाइन, ठीक है। ये नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। ठीक, अब हेल्थ सेक्टर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बेटा, तो हेल्थ सेक्टर में आएगा आपका मीनिंग ऑफ हेल्थ, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेल्थ क्या होता है बेसिकली, हेल्थ का जनरली लोग मतलब समझते हैं कि बीमारी न होना ही हेल्थ होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हेल्थ एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों प्रकार से फिट हो। आरुष इस चैप्टर का मेंटी होगा अगली क्लास में। आज कौन सा डेट है बेटा, आज है 8 तारीख, तो मे बी 11 तारीख, 11 तारीख को इसका वो होगा क्या, मेंटी, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी इसकी। टाइम टेबल दिया हुआ है, आप वीडियो के शुरुआत में देख सकते हैं, टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेल्थ पर आते हैं। अभी हेल्थ का मतलब बेसिकली होता यह है कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को भी फिजिकली फिट रखें, मेंटली भी फिट रहे और सोशली भी फिट रहे। उदाहरण के तौर पे एक पर्सन जो है वो हमेशा बीमार रहता है फिजिकली, मतलब ही इज नॉट हेल्दी। सेकेंड, एक पर्सन फिजिकली बड़ा फिट है लेकिन मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा सैड रहता है, डिप्रेशन में जा रहा है, मेंटल भी होना ज़रूरी है। और तीसरा है सोशली। अब अगर मान लो कि कोई पर्सन जो है वो फिट है, फाइन है, लेकिन समाज के लिए घातक है, उसकी सोच समाज के लिए घातक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ डिसीज का न होना इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्थ। अगला है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली चीज तो एक होलिस्टिक प्रोसेस, मतलब कंप्लीट ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि पर्सन हेल्दी हो और पूरी ह्यूमन कैपिटल हेल्दी हो उस कंट्री की। दूसरी चीज़ ये कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं हमेशा बीमार रहूं तो मैं आज जैसे 10 घंटे क्लास ले सकता हूं दिन में, मैं अगर बीमार रहूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि हेल्थ को कैसे मापा जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, तो किसी भी कंट्री का हेल्थ कितना अच्छा है ये उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इससे मेजर किया जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग कितने साल जीते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, मतलब 1 साल पूरा होने से पहले ही जितने बच्चों की मौत हो जाती है उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 में मेजर किया जाता है। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ हॉस्पिटल सोचते हैं, नहीं, हॉस्पिटल प्लस उस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेस हैं, प्लस उस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी, ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद इन सभी चीज़ों का पहुंच जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट दीज एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 सिस्टम बताए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती है, देखो प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिकली आता है कि जो भी डिसीजेस हैं उससे रिलेटेड एजुकेशन, दूसरा जो भी फूड सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, टीकाकरण है जिसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये प्राइमरी हेल्थ केयर में आती हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर में ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटीज़ मौजूद है, सर्जरी की फैसिलिटीज़ मौजूद है, जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में, बिग सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। और तीसरा होता है टर्शरी हेल्थ केयर, इसमें एडवांस्ड हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ पे सारे एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं, सारी बीमारियों का इलाज होता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्शरी हेल्थ केयर। उदाहरण के तौर पे एम्स। फाइन। नेक्स्ट इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। लो बेटा गुणित, आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आ गया। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जहाँ पे पुराने समय में जो वैद्य होते थे वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे। बाद में ये सब एलोपैथी आया, गोली दवाई या कैप्सूल वगैरह आया। पहले तो लोग जो है वो जड़ी बूटियों से ही ठीक करते थे। हमारा जो सिस्टम था वो आयुष था। आयुष का मतलब आज भी गवर्नमेंट आने के बाद, नई जो गवर्नमेंट बनी उसके बाद आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। आयुष क्या होता है, ए फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और एक नेचुरोपैथी भी होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3167 हॉस्पिटल, 26,000 डिस्पेंसरी, 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन्वॉल्व है। तीसरी चीज़ ये पोटेंशियल इनका क्या है, ध्यान से समझिएगा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। फाइन। सो ये आपका हेल्थ सेक्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार मैं आप लोगों को फिर से अपने क्लासेस की डिटेल्स बता देता हूँ सो दैट यू कैन टेक the wiser decision. Okay, क्लास 12th के बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन ले। जितने लोग भी मुझे कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर टाइम टेबल, बेटा ये टाइम टेबल है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, नोट डाउन कर लो, या फिर मैंने ग्रुप में इसका PDF भी दिया हुआ है, तो एक बार देख लो डेट्स वगैरह क्या है। प्लस क्लासेस का मतलब है जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब आप उसको अटेंड कर पाओगे। उन क्लासेस को कहते हैं प्लस क्लासेस, दैट इज पेड क्लासेस। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको
सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल्ड तरीके से पढ़ाई जाएंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्टिव दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, उसके बाद ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन होता है जिसको हम कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसके अंतर्गत आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करेंगे और आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हैं, पेरेंट्स भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आइकॉनिक में मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्लासेस के ऊपर आता हूँ। ये जो है क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन प्लान मैं आपको बता देता हूँ, बहुत नॉमिनल प्राइस पर अभी मिल रहा है। 1 महीने के लिए 2700, 3 महीने के लिए 5850, 6 महीने के लिए 9000 और 12 महीने के लिए 13500। आप चाहें तो 3 महीने के लिए ले सकते हैं, बिकॉज 3 महीना लगभग आपके एग्जाम को बचा हुआ है। क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी, तो लेट मी टेल यू गाइस, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप इतने से फीस में सारे सब्जेक्ट्स अटेंड कर सकते हैं। प्लस अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप कॉमर्स के तो सारे सब्जेक्ट देख ही सकते हैं, उसके अलावा आप साइंस के भी देख सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी देख सकते हैं। प्लस जितने भी फैकल्टीज़ यहाँ आपको 11th-12th में पढ़ा रहे हैं उन सारे फैकल्टीज़ के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। मतलब 12th में, अगर आप 12th के तो 12th के सारे फैकल्टीज़ का लेक्चर देख सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड ज़रूर इस्तेमाल करें, मयंक CS10, या आपके स्क्रीन पर एक चल रहा होगा, एक स्टेटमेंट चल रहा होगा, उसमें आपका कोड दिया है मयंक CS लाइव, तो आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मयंक CS10 और मयंक CS लाइव। फाइन, कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। ये है आपका टाइम टेबल। प्लस के क्लासेस, स्पेशल क्लासेस होगा आपका हर संडे 10 से 11 बजे तक, ठीक है। ये 4 स्पेशल क्लासेस ये तो फिक्स है। दूसरी चीज़ें ये YouTube, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि 20 तारीख को और 22 तारीख को भी स्पेशल क्लास है और वही स्पेशल क्लास आपको YouTube में भी दिखेगा। तो हमने स्पेशल क्लास को, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, उसको YouTube से लिंक करेंगे 20 तारीख और 22 तारीख को। तो ज़रूर देखिएगा कि हम लोग रेगुलर क्लास में एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं। तो उसमें ग्राफ आपको मिलेगा और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम, ये 2 टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा 3 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। और YouTube के सेशंस अभी आप अटेंड कर सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मेंटी होगा क्या इस चैप्टर का, तो बिल्कुल मेंटी होगा बेटा। चैप्टर 1 शॉर्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटी क्विज 12 तारीख को। फिर होगा गवर्नमेंट बजट 14 तारीख को। उसके बाद गवर्नमेंट बजट पे मेंटी होगा 18 तारीख को। अल्टरनेट डेज चलता है ये। फाइन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और आपको कोई भी बात करनी है, जानकारी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। CS मयंक पे ये मेरा टेलीग्राम ID है। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो रेगुलर बैच अटेंड करना चाहता है वो 6:30 बजे आ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर राइटिंग सेशन कब होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? बेटा राइटिंग सेशन जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो फ्री स्पेशल क्लास मैराथन में मैं कराते रहता हूं। दूसरी चीज़ ये कि रेगुलर बैच में मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आंसर कैसे लिखते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें अगर करनी है, सब कुछ अगर चाहिए, तो आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं, आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब और स्पेशल पे सारी चीज़ें मिले तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से जितना हो सके मैं आपकी मदद कर सकूँ, मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। फाइन। उसके बाद नेहा यादव का क्वेश्चन है, सर म्यूचुअल फंड का थोड़ा बता दो। बेटा देखो, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, अब 2 ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, कि या तो आप खुद ही मार्केट को एनालाइज करो कि भाई कौन से शेयर्स
का प्राइस बढ़ रहा है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा है, आप खुद ही ऑब्जर्वेशन करो और उस स्टॉक्स में पैसा लगा दो, उस शेयर्स में पैसा लगा दो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ जहां पे आप कहो कि भाई देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं आपको देता हूं या आपको देती हूं। आप, वो पर्सन जो है उसको नॉलेज होता है उस सब चीज़ों का कि कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा है, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या करता है, आपके पैसे को अलग अलग शेयर्स में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देता है और वो आपको एक फ़ायदा ला के देता है। दैट इज़ बेसिकली म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। बेटा गुनीत, आपको पता नहीं क्लासेस से रिलेटेड इतने सारे डाउट्स रहते हैं ना सर, ये क्लास नहीं हुआ है, वो क्लास नहीं हुआ है, इसका टाइम टेबल नहीं है, उसका टाइम टेबल नहीं है। आपके सामने मैंने पूरा टाइम टेबल रख दिया, उसके बाद आप पूछते हो इसमें इसका टाइम टेबल नहीं है, इसमें उसका टाइम टेबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा बेटा, हर संडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक फ्री मैराथन स्पेशल क्लास होगा, उसमें आपको आंसर राइटिंग मिलेगा और वो मेरे ऊपर है कि उसमें और क्या क्या टॉपिक्स मैं इंक्लूड करूं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ या नहीं गुनीत? और देखो, एकदम थोड़ा सा हार्श जरूर लगेगा, लेकिन फ्री में जितना मिल रहा है बेटा उसमें संतुष्ट रहो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे, मैं सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, फिर भी मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है,